हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, जहां जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हैं बच्चों अपनी इन तरह की वीडियोज़ में। तो इन तरह की वीडियोज़ से आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब भी आपके एग्ज़ाम होने वाले होंगे। कभी एग्ज़ाम हो सकते हैं तो नवंबर तक इसके फॉर्म्स आप भर सकते हैं और उसके बाद कभी भी अपनी एग्जामिनेशन डेट को रिलीज़ कर सकते हैं। तो तैयारी तो हमें अभी से करनी है और अच्छे से वीडियो देखेंगे, अच्छे से सब कुछ समझेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए ये पेपर। तो इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे अपने आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और अभी करंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इनमें से कौन नहीं है एक्स ऑफिशियल मेंबर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए बच्चों। आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता क्या है। तो देखिए, ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, मतलब जो मेन डिसीजंस लिए जाते हैं वो DTAB यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं। किससे रिलेटेड? इंडिया में देखिए, फॉर द मैटर रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। तो जो ड्रग्स होती हैं, जितनी भी मेडिसिन होती हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती हैं, तो उनके बारे में जो भी फाइनल डिसीजंस होते हैं, किस तरह से उस मेडिकेशन को सेल कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर, किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, तो फाइनल डिसीजन लिए जाता है DTAB के द्वारा। बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये। देखिए, बहुत सारे इश्यूज जैसे ड्रग को किस तरह से हमने देखा, रेगुलेशन किस तरह से करनी है, सेफली ड्रग किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है और उसकी एफिकेसी को मेंटेन करने का हर चीज़ का डिसीजन लिया जाता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। मेंबर्स की अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियल मेंबर्स की, तो देखिए इसमें कौन कौन होते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी चेयरमैन होते हैं इसके। तो ये एक अपना सेपरेट क्वेश्चन बन गया कि कौन होते हैं चेयरमैन एक्स ऑफिशियल मेंबर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होते हैं। और कौन से मेंबर होते हैं? देखिए, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होते हैं मेंबर। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि कटक कोलकाता में है, उनके एक मेंबर होते हैं, मतलब जो डायरेक्टर होते हैं वही इसके बोर्ड के मेंबर होते हैं। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशाली, तो ये भी वहाँ के डायरेक्टर इसके मेंबर होंगे। डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लिखा है, जो कि सही नहीं है, ये मेंबर नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये सारे ही मेंबर्स होते हैं बच्चों, जहाँ पर आप इनमें भी देख रहे हैं इन मेंबर्स को। बट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इसके मेंबर नहीं होते हैं। तो आंसर था हमारा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट पूछने देखिए, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन। कब बनाई गई थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन आपसे, तो इन तरह के क्वेश्चन को तो आपको रट लेना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ईयर 1948 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसका गठन हुआ था। ये देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत बनाई गई थी। बेसिकली देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग फार्मेसी कॉलेजेस होते हैं पूरी ही इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं। तो किस तरह से फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करना है, किस तरह से स्टडी होनी चाहिए, किस तरह से सिलेबस होना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे वो बैचलर्स का हो, चाहे वो मास्टर्स का हो, या अगर कोई बच्चा PhD वगैरह करता है फार्मेसी में, तो किस तरह का उनका सिलेबस होना चाहिए, किस तरह से फार्मेसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। मतलब जब आप अपने कोर्स के बाद ट्रेनिंग करने जाते हैं तो किस तरह की, आपने देखा होगा उनके अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं कि इतने घंटे की आपको ट्रेनिंग करनी है, इतने दिन की आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड, ये एक हमारी सेंट्रल बॉडी होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यही डिसाइड करती है इन सारी ही चीज़ों को। अपने डिसीजंस को ये जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं उनको पास करती है, और फिर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स के थ्रू जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं फार्मेसी के, उनके पास ये रेगुलेशन जाती हैं और वही सब हमको फॉलो करनी होती हैं पूरे ही अपने फार्मेसी कोर्स के दौरान। तो आंसर देखा बच्चों आपने इसका, ऑप्शन डी 1948।
नेक्स्ट आपसे पूछना है, देखिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जिसको नोटिफाई किया गया है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कि वहाँ इस तरह की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में हो सकती है टेस्टिंग किसकी, सीरा वैक्सीन एंड टॉक्सिन्स की। तो इस तरह की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की आपसे लोकेशन पूछिए कहाँ प्रेजेंट है ये। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, कौशाली में है इस तरह की सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ये जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है इसको CRI से भी डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कौशाली कहाँ पर है, तो कौशाली हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पर इस तरह की टेस्टिंग की जाती है। देखिए जो भी इन्वेंशंस होती हैं जहाँ पर इन तरह की सीराज वैक्सीन एंड टॉक्सिन्स को बनाया जाता है और टेस्टिंग की जाती है उनकी, तो एक सेंट्रल लेवल पे एक लेबोरेटरी होनी चाहिए। तो ये हमारी लेबोरेटरी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कौशाली में है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ों की टेस्टिंग करते हैं, तो हमने अभी देख ही लिया है, सीराज जो भी बनते हैं, वैक्सीन्स जो भी नई वैक्सीन्स बनती हैं, जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, इन सारी ही चीज़ों के सैंपल भेजे जाते हैं। अगर सेंट्रल लेवल पे इनको टेस्ट करना है तो सारे ही चीज़ों के सैंपल भेजे जाते हैं CRI में, और वहाँ से इनकी टेस्टिंग होती है और पता लगाया जाता है कि ये इन तरह के वैक्सीन्स आगे जाके कारगर होंगी या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए बच्चों किस फॉर्म को फिल किया जाता है अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है शेड्यूल C एंड शेड्यूल C1 ड्रग की, जहां पर शेड्यूल X की जितनी भी ड्रग हैं उनके लिए पूरा ही अलग फॉर्मेट होता है, उनके लिए अलग फॉर्म होता है। तो सिर्फ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग के लिए कौन से फॉर्म को फिल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, फॉर्म नंबर 27। अब देखिए अगर हम बात करें शेड्यूल C में कौन सी ड्रग्स आती हैं, C1 में कौन सी ड्रग आती हैं, तो इन दोनों में ही ऐसी ड्रग्स आती हैं ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, जिनको स्पेशल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे वैक्सीन, सीरा एंड टॉक्सिन्स। तो अभी हमने देखा था इसकी लेबोरेटरी कहाँ है, कौशाली में प्रेजेंट है टेस्टिंग के लिए। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म नंबर 27 भरा जाता है। और ये फॉर्म जो है देखिए सबमिट करना होता है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी या इंस्टीट्यूट या कोई भी जो भी जगह इसको कंस्टिट्यूट कर रही है इस ड्रग को, तो उसको अपना फॉर्म सबमिट करना होता है कहाँ पर, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, अगर वो एप्लीकेबल है इसके लिए। अब देखिए अगर हम बात करें शेड्यूल C और C1 ड्रग में डिफरेंस क्या होता है, तो शेड्यूल C में सारी ही वैक्सीन, सीरा एंड टॉक्सिन्स आती हैं जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं, जिनको इंजेक्शंस की थ्रू फॉर्म में दिया जा सकता है। और शेड्यूल C1 में ऐसी प्रिपरेशंस आती हैं जो कि नॉन इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं, जैसे टैबलेट्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिनको विदाउट इंजेक्टेबल रूट से भी दिया जाता है, तो उनके लिए शेड्यूल C1 होता है। शेड्यूल X में जैसे कि हमने बात की, जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, अगर किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो बिल्कुल ही अलग प्रोसेस होती है, बिल्कुल ही अलग तरह के फॉर्म्स फिल किए जाते हैं। आपसे देखिए डायरेक्ट सेलिंग किसे कहा जाता है, जब प्रोडक्ट को कहाँ से कहाँ सेल किया जाता है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, पहले हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। अब देखिए बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एक ऐसी कंपनी है जिसने कोई भी चीज़ जो है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बनाया है, अब वो प्रोडक्ट बनने से लेके जो फाइनल कंज्यूमर यानी हम जैसे लोग होते हैं, हम तक पहुँचने तक काफ़ी सारे मीडिएटर्स होते हैं बीच में, जैसे उनको इंटरमीडिएटरीज कहा जाता है, जैसे होलसेलर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, और उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो इसमें इस तरह की सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग नहीं कहा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है कंज्यूमर्स को। इस तरह से देखिए बहुत सारे आपने देखे होंगे फूड आइटम होते हैं, लोग ट्रक लेके आते हैं अपने फार्म से, फल तोड़ के लाते हैं और ट्रक्स में उनको सेल करते हैं, लोगों को बेचते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, जहाँ बीच में किसी भी तरह का वेंडर नहीं आया है, ना होलसेलर आया है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई रिटेलर है। प्रोडक्ट डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी वो प्रोडक्ट जो लेके आया है वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट भेज रहा है फाइनल कंज्यूमर तक। तो इस तरह की सेलिंग को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की जो भी दुनिया होती है उसमें इन 4 P's का क्या मतलब होता है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। तो देखिए क्योंकि हम अपने चैनल पे सिर्फ दवाइयों की बात करते हैं, पर ये जो मार्केटिंग है ये किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, चाहे कोई कॉस्मेटिक की कंपनी है, चाहे कोई टेक्निकल कंपनी है जो कि टेक्निकल प्रोडक्ट बनाती है, चाहे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं। जब भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है तो इन 4 P's पे खासकर ध्यान रखा जाता है, ताकि कंपनी जो है वो लॉस में ना जाए, आगे जाके उसको बेनिफिट ही हो। सबसे पहला ध्यान क्या
रखा जाता है किस तरह का प्रोडक्ट बना रही है ये कंपनी। देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें, चाहे जो टेक प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोडक्ट उनका कैसे सबसे अच्छा हो, सबसे ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि लोग खरीदना चाहें, तो ये इनका ध्यान रखती है कंपनी। प्राइस किस तरह का वो रखे ताकि जो दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में है उसी प्रोडक्ट के जैसा जो ये कंपनी बना रही है उससे लोअर प्राइस रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदें, और क्वालिटी भी उससे अच्छी या उस जैसी ही रखने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी कंपनी डाउन में ना जाए। तो प्रोडक्ट एंड प्राइस हमने देखा। तीसरा आता है देखिए प्लेस। तो देखिए प्लेस बहुत ही ज़रूरी होता है कि किस जगह पे उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब देखिए गाँव में मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि गाँव आजकल हमारे बहुत एडवांस हो गए हैं, बट गाँव में अगर आप जाके एप्पल के प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो वहाँ बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरह के एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस तरह से अगर बड़े बड़े शहरों में आप जाके कुछ ऐसी चीज़ें सेल करेंगे जो सिर्फ गाँव में मिलती है और लोग उसके बारे में उतना जानते ही नहीं है, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। एंड लास्ट में आता है प्रमोशन, की कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करती है, बैनर्स के थ्रू करती है, एडवर्टीजमेंट देती है रेडियोस पे, टेलीविजन्स पे, और बड़े बड़े जो सिनेमा के स्क्रीन्स होते हैं उस पे किस तरह माउथ टू माउथ भी प्रमोशन होता है, तो किस तरह किया जाता है। तो इन सारी ही चीज़ों का ध्यान रखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट मैनेजर किस लेवल पे ऑपरेट करते हैं। तो देखिए डिफरेंट लेवल्स आपको दिए गए हैं बच्चों, ऑपरेशनल लेवल, टेक्निकल लेवल, मिडिल लेवल या टॉप लेवल। आंसर है इसका ऑप्शन डी, टॉप लेवल पे ऑपरेट करते हैं हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर्स। तो देखिए ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, ऐसे हमारे पीपल होते हैं जो कि सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कोई भी अगर कंपनी है तो वो बहुत ही बड़ी कंपनी होती है, बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं जिनके अलग अलग ब्रेन्स होते हैं, वो अपने अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं, बट जो मेन डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा। किसी भी तरह की अगर स्कीम निकालनी है, किसी भी तरह की अगर कुछ भी है उनको डिसीजन लेना है, तो टॉप लेवल मैनेजर्स ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो इन टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जैसे कि हमने देखा कॉर्पोरेट मैनेजर जो कि हमारे क्वेश्चन में था। तो ये तीनों ही आते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स की कैटेगरी में बच्चों। नेक्स्ट पूछना देखिए, एसिडिटी जो एस्कॉर्बिक एसिड जो थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर का होता है, तो इनमें से किस ग्रुप के होने की वजह से इसकी एसिडिटी होती है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन ए, इनोलिक ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड का, तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर होता है एस्कॉर्बिक एसिड का। जहाँ पर ये वाला पार्ट जब आप देखेंगे, देखिए इस वाले सेक्शन को, तो ये है इनोलिक ग्रुप, इनोल फॉर्म है इसकी। कीटो फॉर्म देखिए डबल बॉन्ड ओ जब होता है, CH डबल बॉन्ड ओ, ये कीटो फॉर्म होती है। और यहाँ पर ये देखिए इनोल फॉर्म बन गई है, जहाँ पर एक H ऐड हो गया और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ इस जगह पे आप ऐसे देख रहे हैं डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड का इनोलिक ग्रुप, और इसी इनोलिक ग्रुप की वजह से एस्कॉर्बिक एसिड में एसिडिटी होती है। अगर हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, तो एक तरह का वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स में, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है जो भी प्लांट्स या एनिमल्स या हमारे लिए भी अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है। नेक्स्ट पूछना देखिए, HLB सिस्टम इज़ यूज टू क्लासीफाई। HLB सिस्टम के तहत किसे क्लासीफाई किया जाता है। ओरल डोसेज फॉर्म, सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव या एंटीऑक्सीडेंट। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, सर्फेक्टेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है HLB सिस्टम के तहत। अगर हम बात करें HLB की, तो ये होता है देखिए हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। इसके थ्रू देखिए जो भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स क्या होती हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं। जो दो इमिसेबल लिक्विड्स होते हैं, जब हम इमल्शंस बनाते हैं, तो इन तरह की चीज़ें जब बनाते हैं जैसे इमल्शन, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, तो जो दो इमिसेबल लिक्विड्स होते हैं या लिक्विड और गैस के बीच में जो सरफेस टेंशन होता है
जिसकी वजह से वो आपस में घुल नहीं पाते हैं, एक स्टेबल तरह का इमल्शन या एक स्टेबल तरह का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। तो इन तरह के सर्फेक्टेंट्स को ऐड किया जाता है ताकि इस तरह का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाए दो लिक्विड्स के बीच में और एक स्टेबल तरह की फॉर्मुलेशन बन पाए। तो इन तरह के सर्फेक्टेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है HLB के तहत, जहाँ पर यही आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है। HLB सिस्टम अनेबल्स यू टू असाइन HLB वैल्यू टू सर्फेक्टेंट। अब देखिए वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, इस तरह के नंबर्स दिए जाते हैं जो भी सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनको, और इसके बेस पे बताया जाता है कि किस तरह का इमल्शन फॉर्म होगा। जैसे अगर HLB नंबर 4 to 6 है तो वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, वाटर इन ऑयल तरह के इमल्शंस बनाने के लिए। अगर HLB नंबर 7 से 15 के बीच में है तो ये एक तरह के वेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं इस तरह के सर्फेक्टेंट्स। अगर HLB नंबर सर्फेक्टेंट का 8 से 18 के बीच में यानी 8 से 18 के बीच में है तो ऑयल इन वाटर इमल्शन बहुत ही अच्छा ही बनाएंगे। अगर HLB नंबर 10 से 15 के बीच में है तो एज अ डिटर्जेंट ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और लास्ट अगर HLB नंबर इनका 10 से 18 के बीच में है तो एज अ सॉल्युबलाइजर ये बहुत अच्छा काम करेंगे। अब अगर हम बात करें ये सिस्टम किसने बनाया था तो दिया था, देखिए ये सिस्टम विलियम सी ग्राफिन ने, तो ये भी बच्चों आपको याद होना चाहिए। कब दिया था? ईयर 1949 में दिया था और इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इमल्शन, कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को बनाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन पूछना, देखिए बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन, क्या किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए बबल पॉइंट टेस्ट किया जाता है? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, पोर साइज ऑफ पोरस मटेरियल। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या हमारी जो लेबोरेटरीज होती हैं उनमें डिफरेंट फिल्टर मेम्ब्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, या पोरस रॉक्स जो होती है उनके बारे में भी अगर हम बात करें तो हम लेके चलेंगे देखिए फिल्टर मेम्ब्रेन का ही एग्जाम्पल। तो देखिए इन तरह की फिल्टर मेम्ब्रेन का पोर साइज कितना होगा, मतलब जो भी इनके छेद होते हैं तो उनका कितना साइज होना चाहिए, इसको डिटरमाइन किया जाता है बबल पॉइंट टेस्ट के थ्रू। जहां पर क्या किया जाता है, देखिए इन तरह के पोर्स में इस तरह का लिक्विड फिल किया जाता है और एयर प्रेशर लगाया जाता है नीचे से। एयर कौन सी एयर पास की जाती है तो यूजुअली क्या होती है, नाइट्रोजन गैस को पास किया जाता है इस पोर के थ्रू जहां पर लिक्विड फिल्ड है, और देखा जाता है कि कितने प्रेशर पे ये गैस ने इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। तो इसके थ्रू पता लगाया जाता है, बबल पॉइंट टेस्ट को मेजर किया जाता है जहां पोर साइज पता लगा लिया जाता है किसी भी जो पोरस मटेरियल होता है उसका। तो आंसर देखा बच्चों इसका हमने ऑप्शन डी, पोर साइज के लिए किया जाता है बबल पॉइंट टेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।